प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे दो सम्मानित अग्रज पुष्कर अवस्थी सर। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम। अवनीश सर, राम राम, स्वागत आपका। नमस्कार संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम जी। दर्शकों, एक बड़ी घटना हुई है 10 साल में। बहुत ही कम सुनने को मिलता था। 2004 से 2014 के बीच में तो बहुत, 2004 से क्या, उससे पहले भी ये मुंबई के बम धमाकों से लेकर 2014 तक लगातार हर शहर, हर मतलब बड़े शहरों में तो खासकर कोई शहर छूटा नहीं था, सब जगह ब्लास्ट हुए थे ये। और हम, लेकिन पिछले 10 साल में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी स्मृति से ब्लास्ट होना गायब हो गया था, क्योंकि सिविलियन एरियाज में ब्लास्ट नहीं होते थे। पठानकोट वगैरह में हुआ था, लेकिन वो भी आर्मी और एयरफोर्स एरियाज में ही थे वो, तो काफी ज्यादा सिक्योर हम लोग महसूस करने लगे थे। पर कल फिर से बेंगलोर में एक ब्लास्ट हुआ और बकायदा आईडी ब्लास्ट है। इस बात की तस्दीक वहां के सीएम ने भी कर रखी है। बहुत ज्यादा कांग्रेसियों ने और कई ट्विटर हैंडल्स ने इस बात को उड़ाने की कोशिश की कि ये तो सिलेंडर में ब्लास्ट था, ये तो सिलेंडर में ब्लास्ट था, पर वो अंततः कंफर्म हुआ कि आईडी का ब्लास्ट था। और किसी किसी ने वहां पे सामान अपना बैग रख के गया था। सीसीटीवी फुटेज से भी निकला है, और वो जो बैग छोड़ के गया था उसी में ये ब्लास्ट हुआ। पुष्कर सर, था तो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, किसी की मृत्यु नहीं हुई, और ये ठीक है, अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, पर कुछ तो संदेश है इसमें। क्या कारण रहा होगा आपके अनुसार इस ब्लास्ट के होने का? देखिए संदीप, जिस तरीके से 10 सालों से, जब से 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके बाद उन्होंने काम किया और इंटरनल सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान रखा गया। और अ, उसके बाद जो 2014 से पहले बम फटने की सार्वजनिक स्थानों पे जो घटनाएं थी, वो 10 साल में विलुप्त हो गई। 10 साल बाद एक बार फिर धमाका हुआ है। लो इंटेंसिटी का बताया है, लोग घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं। और धमाके से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहां पे हुआ है। कर्नाटका में हुआ है, जहां कांग्रेस अभी जो है जीत के आई है, सरकार बनाया है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे मुस्लिम वोट बैंक को नर्चर किया, उनके रेडिकल एलिमेंट्स को प्रोत्साहन दिया, उनको संरक्षण किया, उनसे मदद ली, चुनाव जीता, तो एक न एक दिन ये होना ही होना था। देर सवेर वाला मामला है। क्योंकि आप जो कितनी भी सिक्योरिटी अच्छी हो, कितना भी आप सजग रहे, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, ये जो है 100 में है 99 आप जो है अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन संभव नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हुआ है और इतने वर्षों में शांति के बाद हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट करने के उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए होंगे। बराबर हम लोग कुछ कुछ जो हम लोग को अखबारों में और न्यूज़पेपर में मीडिया से जो पता लगता रहा है, या सरकार ने कभी कभी कुछ खोला है कि छापे पड़े, एनआईए ने छापा मारा और इतने पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में कभी हाल में ही बहुत बड़ा पकड़ा गया। तो अब क्यों कर्नाटका में है, कर्नाटका पुलिस या वहाँ की जो सिक्योरिटी जो रही होगी, वो कांग्रेस की सिद्धामैया सरकार जो है उसके अंडर है, तो इसमें मतलब उनकी प्रायोरिटी वो नहीं रहा होगा। जहां तक हुआ है, रामेश्वरम एक वेजिटेरियन जॉइंट है, और जैसे आप जानते हैं कि वेजिटेरियन जॉइंट है तो निश्चित रूप से वह हिंदू ही होगा, तो इसलिए जानबूझ के वो चुना गया। जहां तक ये है कि लो इंटेंसिटी का, तो हम मुझे लगता है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह से बनाया हुआ बम रहा होगा, उसकी टेस्टिंग है ये। बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लोसिव उनके पास नहीं होंगे, तो पहले देख रहे होंगे। ये हमें लगता है कोई नया है, क्योंकि ये एक तरीके से वार्निंग क्या कहेंगे इसको, एक प्रयास है
2024 के लोकसभा को और अशांत, रक्तिम और निश्चित रूप से भारत की जो सुरक्षा तंत्र है उसको जो है चुनौती देते हुए। तो ये हुआ इसीलिए है कि कर्नाटक में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, सवाल इस बात का है। और ये प्रयास किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पर कर्नाटक वो प्रदेश है जहां पे इंटेलेक्चुअल क्लास बड़ा वो रहता है, रिच इंटेलेक्चुअल क्लास, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो वहां पर जो है ये हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है इसके लिए और इस तरीके जी, के बम धमाके होने की जो है या तो एक संभावना। इंडिकेशन है कि कर्नाटक में नहीं तो आदमी जो है जब होता है लास्ट रिसॉर्ट होता है, कुछ नहीं है तो आदमी डेयर करता है, कोशिश तो यही करता है पहले कि जो है सारे सबूत छुप जाए और उसके बाद हो जाए। क्योंकि पहले 2014 से पहले का जमाना नहीं, जबकि पकड़ भी जाते थे उसके बाद छूट जाते थे। लेकिन आज के वक्त में यह है कि कर्नाटका में सब बच जाए, लेकिन क्योंकि एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो मेरे ख्याल पकड़ा तो जरूर जाएगा वो देर से देर। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से जो है और बम धमाकों के लिए और जनजाति की नुकसान के लिए हमको तैयार और सजग रहना चाहिए और होना जी, जो है जरूरी है ये, क्योंकि ये यदि ये जी, नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में जब भारत की जनता जो है भूल गई थी, तो भारत की जनता को भूलने की बड़ी बीमारी रहती है। तो उसके लिए लगता है ऐसे कुछ जो है ये दूर सुदूर पिछले जन्म की कोई कहानी है कि जब रोजाना के दर पे जो है भारत के हर विभिन्न विभिन्न शहरों में जो है बम ब्लास्ट होते थे, लोग मरते थे। क्योंकि 10 साल की शांति थी, तो जरूरी है, वेकिंग कॉल कॉल है ये, तो आगे के लिए जो है आदमी को जी, तैयार रहना जी, चाहिए। जी। मैं साथ में अवनी सर से भी पूछूंगा कि चूंकि जैसा दादा ने कहा कि ये प्रयास किया गया है, और कल आप लोग का एक पंजाब पर भी वीडियो था तो खालिस्तान की बात हो रही थी, तो ये था कि भाई मेन समाज शांत रहता है और कुछ एक चंद भर मुट्ठी बोर अराजक लोग जो है कब्जा कर लेते हैं या आगे निकलकर डेयर करते हैं और समाज की शांति का फायदा उठा लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ बहुत चर्चा नहीं हो रही इस ब्लास्ट की, या कहीं पे इसको जो है बहुत बहुत हल्के में लिया जा रहा है, या सरकारों पर राज्य सरकार पर को उतना ज्यादा दोषी नहीं बनाया जा रहा है जितना बनाया जाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं सर कि ये अशांति फैलाना जो है किसका कारण है, मतलब कौन चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, क्या है इसके निहितार्थ, मतलब ये अशांति फैले। जी, जी। जी, संदीप जी धन्यवाद। देखिए इससे पहले कि कुछ और आगे मैं कहूँ आपके सवाल की तरफ आऊँ, मैं केवल कैलेंडर गिनाता हूँ आपको, कर्नाटक का। 27 तारीख को सारे देश के बहुत करीब 15 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव थे, ठीक है ना? हर जगह चुनाव हुए। कहीं आपके सामने हिमाचल का भी उदाहरण है जहाँ पे एकमात्र कैंडिडेट कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव हार गए, लेकिन कर्नाटक में भी एक सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव था। 27 तारीख को उसका रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो जो सज्जन कांग्रेस के राज्यसभा टिकट पर जीते उनके समर्थकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। 27 तारीख की ये बात है। अब आते हैं 28 तारीख। उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस के एक पार्षद स्तर के ही सही, लेकिन जैसा कि पुष्कर जी ने बताया ना कि कांग्रेस कह रहा हूं, कर्नाटका की राजनीति जो है वो मेच्योर राजनीति के साथ ही साथ, प्रबुद्ध राजनीति के साथ ही साथ धनाढ्य राजनीति भी है। धनी नेता है कांग्रेस कर्नाटका में। तो वहां के एक पार्षद स्तर के नेता बीके हरिप्रसाद ने बाकायदा ये कहा कि साहब देखिए, पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्मन हो सकता है, कांग्रेस के लिए वो एक पड़ोसी है, और हमारे लिए यानी कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान कोई दुश्मन नहीं है। कांग्रेस का ये नेता उस पाकिस्तान के लिए कह रहा है जो ऑफिशियल शत्रु देश का दर्जा रखता है। चीन और पाकिस्तान ऑफिशियली हमारे शत्रु देश हैं, और शत्रु देश की मात्र एक ही परिभाषा होती है जिसके साथ हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, औपचारिक लड़ाइयां लड़ी। 29 तारीख का दिन बीतता है, एक तारीख आती है और रामेश्वरम कैफे में ये धमाका हो जाता है।
ठीक है, एनआईए के कार्यशैली में बदलाव किया गया है तो सेंट्रल एजेंसी तुरंत इन्वॉल्व हो जाती है। पहले कभी ये होता था कि राज्य सरकार जब चाहती थी तभी सेंट्रल एजेंसी कोई इन्वॉल्व होती थी। लेकिन भला हो, केंद्रीय सरकार का उन्होंने एनआईए के कामकाज में बहुत सारा परिवर्तन किया है, जैसे उन्होंने बीएसएफ के कामकाज में बहुत सारा परिवर्तन किया है। तो उसके चलते बाय डिफ़ॉल्ट एनआईए इसमें जुड़ गई है। लेकिन आप ज़रा देखिए सिद्धारमैया ने क्या कहा? सिद्धारमैया का नहीं, कुछ खास नहीं है। उन्होंने ऐसे कहा जैसे कोई माचिस की डिब्बी वहाँ पे जल गई हो। रामेश्वरम कैफ़े का वो इलाका जहाँ है, वहाँ वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स आते हैं। वो बैंगलोर का वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के ऑफ़िसेज़ हैं और रामेश्वरम कैफ़े ये जाना जाता है इस बात के लिए कि वहाँ बड़ा अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स के लिए मील मिलती है। 12:30 के समय का चुनाव किया गया दोपहर में, जब वहाँ लगभग 250 लोग थे। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में और इस तरह की कंपनीज़ में कौन लोग काम करते हैं, किनका कितना प्रतिशत है, ये दर्शकों पे मैं छोड़ूँगा। कांग्रेस की सरकार, उसकी छाया में राज्यसभा प्रत्याशी का जीतना, पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं कहना, पड़ोसी कहना और उसके बाद 1 दिन के गैप के बाद कुल मिला के ये 4 दिन में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये कहानी कुछ कहती है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज में उसके सारा कुछ मिल गया है, मास्क लगाया था, क्या था, उसने रवे डोसे का ऑर्डर किया था, वो सब है, एनआईए निकाल लेगी आजकल दूसरी चीज़ें हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि राज्य सरकार और उसके नेता जो है ना, वो थोड़ा-सा कम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ का मैं ज़िक्र करूँगा, बहुत ज़्यादा संवाद का धनी होना भी अनावश्यक रूप से कभी-कभी परेशानी खड़ा करता है और किसी भी विमर्श को दूसरी दिशा में मोड़ने में सहायक होता है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के आईटी चीफ अमित मालवीय का। उनका एक ट्वीट आया कल और एनआईए से पहले ही, इससे पहले कि राज्य सरकार कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, ये किस तरह का अटैक है, ये टेरर अटैक है या ऐसे ही कोई न्यूसेंस क्रिएट किया गया है या इसमें किसका हाथ है, इसके पहले कि एनआईए अपनी प्राथमिक जांच में कुछ बताए कि तार किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अमित मालवीय साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये लोन वुल्फ अटैक लगता है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोन वुल्फ अटैक का मतलब यह है कि ऐसे ही कोई सिरफिरा उठा, उसने एक बैकपैक टांगा, उसने लो इंटेंसिटी का एक बड़ा आईईडी बम भी बना लिया और रवा डोसे का ऑर्डर किया, टोकन लिया, खाया नहीं, बैग छोड़ के चला आया, धमाका हो गया। क्या कहना चाहते हैं अमित मालवीय साहब? अगर कल को एनआईए की जांच के बाद ये हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा निकला, क्या आप या कोई भी दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि अचानक कोई एक लड़का जिसकी उम्र 25 के आसपास बताई जा रही है सीसीटीवी फुटेज के बाद, वो निकलेगा और बिना मौसम दिवाली मनाने चला जाएगा रामेश्वरम कैफे? इस तरह की चीजों से बचना चाहिए कम से कम अमित मालवीय जैसे जिम्मेदार लोगों को, और किसी एजेंसी से ठीक पहले कूद के इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। वहीं पर आपने देखा होगा तो जिम्मेदारी भरी जो बात आई है, वो आई है उसी बेंगलोर के इलाके से दूसरे नेता की, भारतीय जनता पार्टी की, सूर्या साहब की। उन्होंने तस्दीक की अपने ट्विटर पे, एक्स पे, कि साहब हमारी उनके ओनर से बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि ये एक बैकपैक रखा गया, उस बैकपैक से घटना हुई है। ये इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद इस तरह से सटीक और मैं कहता हूं सफल हमला, कई बार हमले आदमी को मारने के लिए नहीं होते। 10 लोग घायल हुए हैं, उनमें से एक जो है क्रिटिकली इंजर्ड है, उसका हेड का ऑपरेशन हुआ है, उसको अच्छी चोट है। तो अवसर कांग्रेस की सरकार ने वहां पर दे दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक जो प्रोत्साहन मिलता है ऐसे बलों को जो अशांति फैलाते हैं, और पुष्करदा ने बिल्कुल सही बात की, आपने इंट्रो में बिल्कुल सही बात की कि लोग अब धीरे धीरे भूल रहे थे कि कभी बाजारों में बम भी फटा करते थे। त्योहारी सीजन आ रहा है, तमाम त्योहार आ रहे हैं, कुछ त्योहार बीते हैं, तो एक ये भूली सी बात हो गई थी। ऐसे में जब अच्छा जमीन मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए, अच्छा खाद मिल जाए, तो रामेश्वरम कैफे जैसे
मामले सामने दिखाई देते हैं, जो कांग्रेस सरकार की छाया में बढ़े हुए प्रोत्साहन के बाद, पाकिस्तान प्रेम जगने के बाद, पाकिस्तान के नारे लगने के बाद आपके सामने। जी, जी अवनीश जी, थैंक यू सो मच। आपने कुछ तथ्यात्मक बातें की और आपने तेजस्वी सूर्या जी का भी जिक्र किया, सांसद है वहाँ के। और जाहिर सी बात है कि आपने एक बहुत सही बात की कि कोई भी बात करे कम से कम जिम्मेदारी से करे, तथ्यों पे करे, अपना मनोभाव न प्रकट करे। ठीक है, मनोभाव प्रकट करने के लिए गृह मंत्री भी हैं, सब लोग हैं, पर हर आदमी अपनी भाषा, अपने शब्दों का चयन जो है बहुत, और खासकर जिनके इन्फ्लुएंस हैं, मतलब जो लोग ऐसी पोजीशन पे हैं जिनके ट्वीट्स पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ पुष्कर दादा, कि कांग्रेस सरकारों में जो होता क्या है, मुस्लिम वोट बैंक, जैसे सरकार आते ही इन्होंने डिमांड किया था कि अरे हमने बनवाया है, अब हमको पे बैक का टाइम आया है। ये खुलेआम वहां के किसी ये वीडियो समय चला था जब कर्नाटक की सरकार बनी थी, नाम अभी में ध्यान में नहीं है मेरे, पर यह था, चर्चा में भी था, विषय में था, और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ। कोई मुसलमान मौलाना थे, उन्होंने कहा था, या मंत्री थे, कि उन्होंने सीधे कहा कि अब हमको होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री चाहिए। तो होम इसलिए कि भाई हम कोई कुछ भी करेगा हम उसको बचाएंगे, रेवेन्यू के कि भाई क्या कहते हैं कि भाई जितने रजिस्ट्रीज होती हैं घरों की, प्रॉपर्टीज की, तो एक मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं रिलीजन विशेष की बात नहीं कर रहा। एक वर्ग है जो वो एक वोट बैंक की तरह फंक्शन करता है, उनके कुछ टॉप लीडरशिप है, वो जब जैसे चाहते हैं वैसे उधर वोट चला जाता है, और एक पार्टी बन जाती है, एक पार्टी बिगड़ जाती है। तेलंगाना में वो बीआरएस से छोड़ के कांग्रेस में चली गया सारा वोट बैंक, कांग्रेस आ गई वहां पर, बसपा को नहीं दिया, सपा को दिया। इस तरीके की हरकतें पूरे देश में देखते हैं, तो ये ओपन सीक्रेट है, ठीक है। तो इस वोट बैंक का ये तरीका है कि कुछ दंगे होंगे, कुछ अशांति फैलेगी, और उसके बाद उसे लाके की जो हाई प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो रेट्स डाउन हो जाते हैं, और उस पे पीछे से पैसा लेके तैयार होते हैं लोग, और मनचाहा दाम देकर वो एरिया जो है लीगली बाई कर लिया जाता है। तो ये जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, मान लीजिए अगर इसमें कोई पकड़ाता भी है, जो कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो शायद सजा जो है उतनी बड़ी नहीं होगी, पर अब यूएपीए के अंतर्गत भाई टेररिज्म तो टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट है, वो कितनी बड़ी सजा पाएंगे वो एक अलग मैटर है। पर मान लीजिए एक आदमी, दो आदमी, एक, तीन चार 10 लोग पकड़े गए कि हाँ ठीक है इन्होंने ये प्लान किया था, इन्होंने किया, पर फायदा तो उठा लिया बहुत सारे लोगों ने। अगर वहां की प्रॉपर्टी, ये अगले 2-3-4 महीने में देखने वाली बात होगी, और कांग्रेस यही फैसिलिटेट करती है कि अब आप कुछ भी कैसे भी अपना फैलाव विस्तार करना चाहे वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ये एंगल हो सकता है क्या अवस्थी सर? देखिए, जहां तक संभावनाओं की बात है, बिल्कुल संभावना है, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का ही एंगल जो है माहौल में जो है घबराहट पैदा करके, उनको, लोगों को वनरेबल बना के प्रॉपर्टी ले लेना, ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना से उसको मैं नहीं मानता इतना, मतलब स्पेशली इस जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो उसको लेकर बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुझको जो समझ में आ रहा है, कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटक में हो, या इनका शीर्ष नेतृत्व, वो पाकिस्तान परस्त जो है आज से नहीं, शुरू से है। और अब तो राहुल गांधी के स्तर पे तो उसको छुपाया भी नहीं जाता। जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, इसमें विशेषकर जब भी लंदन में जाते हैं, वहां पर जो जिनके संग की फोटो खींची मिलती है, या जो उनके प्रोग्राम के स्पॉन्सर होते हैं, उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो कि नॉन आईएसआई के हैंडलर्स हैं, इंग्लैंड जो बिजनेस चलाते हैं फ्रंट में, लेकिन नोन है, वह इंटेलिजेंस सर्किल में जो है उनकी पहचानी जो है एक आईएसआई के मोहरे के रूप में है। तो जब राहुल गांधी स्वयं उसको करते हैं, कांग्रेस जो है का पाकिस्तानी प्रेम जो है, पाकिस्तानी प्रेम कह लीजिए इसको, या ये कह सकते हैं कि उनकी प्रगाढ़ इच्छा है कि उनके जीवन काल में जो है भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, भैया भारत जो है का हिंदू जो है टोटली, जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस जो है
इरेडिकेट कर दिए गए थे, उस तरीके से रेट किया था। ये उनकी मन की इच्छाएं है जो कि उनकी कांग्रेसी डीएनए में उतरा हुआ है। यहाँ पे जो हुआ है कर्नाटका में जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले चुनाव के समय जब चुनाव में जब चल रहा था, उस वक्त एक नहीं कई कोनों से ये खबरें आई थी और सामने आई थी कि जो पाकिस्तान की वहाँ कर्नाटका में जो उनकी जो इस्लामिक मुस्लिम बॉडी है, उससे उन्होंने समझौता किया और उनसे जो है एक जो जिस चीज का आपने जिक्र किया था कि चुनाव के बाद जो है गृह मंत्रालय और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मांगा था, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये उन्होंने जो है मांगा था उसके अंदर। तो इस सवाल इस बात का, जब उतना डेयरिंगली आप मांग सकते हैं और आप जो है कांग्रेस के पार्टी में इतना खुलेआम जाकर रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप सपोर्ट मांग रखते हैं और उसके बाद भी आपको जो है उस कांग्रेस को हिंदू वोट करता है कर्नाटका का, पढ़ा लिखा आईआईटी प्रोफेशनल, वीकेंड मनाने वाला, रात को जो है नाइट क्लब में गुजारने वाला और सुबह जो है चकले में झाड़ता हुआ जो है चकले में कुछ बांचता हुआ अंग्रेजी में, और सनातन या हिंदू की जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसको नकारता हुआ वोट करता है कांग्रेस को। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि बड़ा लो इंटेंसिटी वाला किया, बड़ा बेवकूफ था वो। अनलेस ये है कि इतनी ज्यादा कसाव है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि कोई नया कोई ट्रायल मार रहे थे तो इसको उन्होंने पहले चेक करना चाहा कि क्या सक्सेसफुल होता है या जितना उन्होंने डाला है उससे कितना डैमेज होता है। तो मैं सोचता हूँ इससे सीख के जो और होगा, और मुझे तो कोई किसी तरह का इस तरह की घटना होती है तो मैं कांग्रेस को ब्लेम करने से ज्यादा मैं उन तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करता हूँ जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया। ये कोई अनजाने में वोट नहीं होता कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करने वाला कांग्रेसी मानसिकता का ही होता है, क्योंकि उसको चाहे उसका जो है इलेक्टोरल प्रोमिसेस में कुछ स्वार्थ पूरे हो रहे होंगे उनके, या जो है उनकी मानसिकता है पढ़े लिखे उसी माहौल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस काल में जो उनका जो सिस्टम था कांग्रेस में 70 दशक 80 दशक, उससे उनका परिवार पला फुला हो, तो वो कहीं पे पेबैक जो है नमक का अदा कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेसी विचारधारा को समझते हुए जानते हुए कोई जो है वोट करता ना। वो व्यक्ति जो कांग्रेस की तरह कॉम्प्रोमाइज होता वो वोट करता। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है ये केवल उसका नहीं है किसी प्रॉपर्टी की रेट्स करने, वो होता तो 3-4 दिन होता और उसका भयाक्रांत करना होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे बम ब्लास्ट की हमको प्रतीक्षा रहेगी, मुझे उम्मीद है कि होगा। ठीक जी जी। तो कि पुलवामा भी हुआ था 2019 से पहले, और जो आप कह रहे हैं कि एक टेस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सरकारें हैं वो अपना एक देखें कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देनी है। अवनीश सर, मैं आपसे आपकी राय इस बारे में जानना चाहूंगा। एक तो ये प्रॉपर्टीज के सिलसिले में आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि ये मुस्लिम वोट बैंक किस तरीके से फंक्शन करता है और कांग्रेस किस तरीके से फंक्शन करती है। कांग्रेस का क्या बेनिफिट है इन लोगों को फैसिलिटेट करने का और इन लोगों की अराजकता को प्रशय देने का, क्योंकि ये धमाका तो हुआ है और इस धमाके के अलावा वहां के लोग हैं बहुत सारे कोस्टल कर्नाटका में बहुत ज्यादा तेजी से, और अन्य इलाकों में जो है मैंगलोर में एसडीपीआई है, पीएफआई है, मोहम्मद जुबैर वहीं बैठा है जो ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है और झूठ फैलाया जा रहा है फैक्ट चेकर के नाम पे। तो लेकिन प्रियंक खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनका लड़का प्रियंक खड़गे कर्नाटक में मिनिस्टर है और वो मोहम्मद जुबैर को बोलता है कि ऑन इट बॉस। ऐसा लगता है जैसे कि बॉस बना लिया है उसको। तो ये क्या प्रवृत्ति है बिछ जाने की अराजक तत्वों के सामने? जी संदीप जी, मैं बिना किसी आधार के बिना किसी तथ्य के सामान्यतः कोई बात कहने से बचता हूं जी। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के आईटी चीफ के गैर जिम्मेदाराना
आगे बढ़ के बिना मतलब बिना तुक के कही गई कि ये लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, यानी कि कोई सिरफरा अचानक उठा और बम फोड़ दिया। उसके पीछे अचानक उसको कंडम नहीं कर रहा हूं। अभी मात्र 45 मिनट पहले की अपडेट आई है, मैं जरा वो अपडेट कोट एंड कोट बांच देता हूं। सूत्रों ने अभी तक एनआईए को संकेत दिया है कि ये कम तीव्रता वाला विस्फोट जरूर था, जिसमें फिलामेंट डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। आमतौर पर खुद से सीखे हुए, ध्यान दीजिएगा दर्शक भी ध्यान दें, आमतौर पर खुद से सीखे हुए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा ऐसा बम तैयार किया जाता है। यहां हैरानी की बात यह है कि इसी तरह का विस्फोट 19 नवंबर 2022 को मंगलुरु में हुआ था। वो किया नहीं गया था, बल्कि ऑटो रिक्शा में एक प्रेशर कुकर में रखा गया था, कहीं ले जाया जा रहा था और गलती से फट गया। बेंगलुरु और मंगलुरु दोनों जगह में विस्फोट एक जैसी आईडी के इस्तेमाल के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। मैंने कैलेंडर आपको बांचा, ये कहीं से भी कोई ऐसे ही उठ के कोई हमला नहीं है, ना ये टेस्टिंग है, क्योंकि टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये इनका पैटर्न रहता है। और खासतौर से इस्लामिक स्टेट के लोग जिस तरीके से नेट के थ्रू और बाकी थ्रू ये ऐसी एक कोशिश करते हैं कि जिसमें अपने स्लीपर जो एजेंट होते हैं उनको बाकायदे बुला के ट्रेनिंग न दिया जाए या न देना पड़े, क्योंकि 2014 के बाद गवर्नमेंट एजेंसियां बहुत सतर्क हो गई हैं। तो जरा आना जाना, ट्रेनिंग पाना और एक जगह से बम ले जाके दूसरी जगह देना और फिर किसी तीसरे से उसका विस्फोट करवा देना या हमला करवा देना, ये जरा मुश्किल हो गया है 2014 के बाद। उसका उदाहरण ये है कि 2014 के बाद से अब तक लगभग लोग भूल रहे हैं। तो इस्लामिक स्टेट का ये एक मोडस ऑपरेंडी है, जिसमें वो ट्रेनिंग दे देते हैं और बड़े सहज तरीके से बंदा खुद बनाता है, लेकिन फोड़ता है नेटवर्क के निर्देश के बाद ही। तो ये मैं अब फिर एक बार दोहराऊंगा, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से पाकिस्तान प्रेम दिखाई दिया, पाकिस्तान के नारे लगे, तो एक नारा मुंह से लगा, उसके बाद कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान को अपना मित्र बताया, ये नारा फिर मुंह से लगा। उसके एक दिन के गैप के बाद 1 तारीख को रामेश्वरम कैफे में ये जो लो इंटेंसिटी ही सही लेकिन ये धमाका किया गया है, यह भी उसी इस्लामिक क्रूरता और इस्लामिक टेररिज्म का एक नारा है। और चूंकि उनके नारे सिर्फ मुंह से नहीं लगते, उनके नारे तलवारों से लगते हैं, उनके नारे हिंसा से लगते हैं, उनके नारे बम से लगते हैं, उनके नारे सर कलम कर देने से लगते हैं। इसलिए बहुत ही खतरनाक संदेश में इसको कोई भी छोटी मोटी घटना और किसी ऐसे ही 2024 के चुनाव के पहले माहौल खराब करने जैसी कोई छोटी हरकत नहीं मानूंगा। ये कर्नाटक में एक सही माहौल पाने के बाद एक बार फिर आतंकी कनेक्शन इस हमले के पैटर्न से साफ साफ दिखाई देता है। बाकी तो एनआईए इसकी जांच करेगी। अब आता हूं, बहुत जल्दी से आधा मिनट लूंगा, आपकी बात समेट दूंगा। जो आप मूल प्रश्न आपका था, चूंकि एक बड़ी स्टैब्लिश जानकारी थी, वो मैंने आपके सामने रख दिया, दर्शकों के सामने रख दिया। अब देखिए साहब, ऐसा है ना कि जब कोई जगह अशांत होता है, बेंगलोर वो शहर है जो आईटी हब है। पूरे देश के बच्चे, होनहार बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो वहां पर नौकरी करते हैं। खासतौर से उस इलाके में जहां ये विस्फोट हुआ, मैंने पहले ही बताया, सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के लड़के हैं जो जाके वहां पर, आप अपने आसपास पता करिए, कोई भी अपने आसपास पता करिए। इस समय जो हमला वहां छोटा बड़ा हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन पूरे भारत के गांव गांव में, शहर शहर में लोग इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा बच्चा बेंगलोर जैसे शहर में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो सुरक्षित है कि नहीं है। ये असर डालने के लिए, और निश्चित रूप से जब इस तरह का कोई अफरा तफरी होगा तो आपकी वो बात बुनियादी रूप से बहुत महत्व रखती है कि वहां की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, प्रॉपर्टीज के रेट गिरेंगे, लोग आना जाना कम करेंगे। बिल्कुल करेंगे साहब। ये बताइए, इस हमले में 10 घायलों में से एक महिला 55% जली है। 55% बर्न का मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो बेहतर समझ रहे हो, बहुत सीरियस होता है। तो हम अभी भी ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह के दुखद मृत्यु की कोई समाचार ना आवे, लेकिन आपकी बात कहीं ना कहीं वो आती है और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। भाई ये बताइए, मेरे घर के आसपास दंगा फसाद होगा तो मेरा घर 10 करोड़ रुपए में कौन खरीदने आएगा भाई? फिर तो कहेगा 10 लाख रुपए में दो और भगो यहां से।
तो ये जी, चीजें एक पूरा इकोसिस्टम है जो इस तरह से काम करता है। और जी, भले प्रॉपर्टी का रेट गिराने के लिए इस तरह के हमले न किए जाते रहों, लेकिन अगर हमला हो गया और वहां पर इस तरह का माहौल पैदा हो गया, तो उस अवसर का लाभ, जिसको प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर कहते हैं, तो आपदा में अवसर बनाने के तरीके तो सामने मौजूद है। और जिस तरीके से जिहाद की एक लंबी श्रृंखला है, हर तरह का जिहाद है, लैंड जिहाद है, दिस जिहाद है, दैट जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद है साहब। मैं आपकी एक शंका को जी, बिल्कुल भी नकारूंगा नहीं। जी। जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें तमाम एंगल्स हो सकते हैं और कई लोग आपदा में अवसर भी देखते हैं और कई लोग आपदा क्रिएट करते हैं ताकि ये अवसर पैदा हो। और एक ये भी है कि जैसे वर्ल्ड ओवर अब आईटी जो है और वर्ल्ड ओवर आईटी कंपनीज बहुत बड़े रूप में भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि भारत शांत है, भारत बेहतर है, भारत की पॉपुलेशन है, कंजम्पशन मार्केट है, प्रोडक्शन मार्केट है, आईटी के इंजीनियर्स यहाँ बैठे हैं, तो वो अपना एक बड़ा लेवल पे इन्वेस्टमेंट। और बेंगलोर न सिर्फ आईटी हब है, बेंगलोर इस समय भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब भी है, जहां पे पैदा हुई कंपनियों को बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एफडीआई का बेंगलोर में आता है, वो उसके माध्यम से फिर भारत में जाता है। तो वो भी एक डिस्टरबेंस है, क्योंकि बाहर जब न्यूज जाएगी तो बाहर न्यूज जाएगी कि इंडिया में ब्लास्ट हुआ। अब ये कौन देखेगा कि वो कांग्रेस सरकार में भाई, बाहर के लिए तो ये कि बैंगलोर दी आईटी हब, उसमें ब्लास्ट हुआ। कोई ये नहीं कहेगा कि कांग्रेस सरकार वहां रूल कर रही है। बाहर को क्या मतलब, क्योंकि हमारे प्रदेश में हमको क्या मतलब कि अमेरिका में किस प्रदेश में डेमोक्रेट्स हैं, किस प्रदेश में रिपब्लिकन्स हैं, डजेंट मैटर। अमेरिका में हुआ हुआ, ठीक है। तो जैसे भारत की कोविड की मौतों के बारे में बताया जाता है, भारत में इतने मर रहे, इतने मर रहे, वो हम लोगों ने पता है ना कि भाजपा सरकारों में कितनी कम घटनाएं हुई। और कांग्रेस प्रदेश सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार और दिल्ली में क्या हो रहा था, आफत मचाए हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है कि वर्ल्ड ओवर जो फाइनेंशियल मार्केट्स जो यहाँ पे आ रही थी, शिफ्ट हो रही थी, जिनको अब ये तय हो गया था कि 24 में कि पीएम मोदी आएंगे, तो चीजें यहाँ पे कंटिन्यूटी में रहेंगी। सरकारों की कंटिन्यूटी व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। अशांति रहेगी तो कुछ लोग हैं जो अशांति और अराजकता में ही पलते बढ़ते हैं, और ये उन्हीं की मंशा है, और उनसे हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, प्रारब्ध का भी ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारी जनता तक हम विचार बात बिल्कुल बताते रहेंगे, और ये एक पर्टिकुलर कि किस प्रकार के वोट बैंक से किस प्रकार के नेता चुने जाते हैं और उनका क्या असर आपके समाज पर। क्योंकि आपने एकदम सही कहा नहीं सर, कि बेंगलोर में तो उत्तर प्रदेश का बच्चा है ना, तो यहाँ भी तो उसके माता पिता डिस्टर्ब हुए, वो भी डिस्टर्ब हुए। अब फोन करेंगे कि बेटा आ जाओ, चले आओ, कोई नौकरी, वो कहेगा नहीं नहीं, नौकरी कैसे छोड़ दूं। कितनी तरीके की समस्याएं शुरू कर दी गई हैं। जी सर, आप अपनी बात कहें फिर आधा हम। सेकंड। आप जानते जी, हैं, मेरी बच्ची को एक जॉब का ऑफर बैंगलोर में है, वो प्लान कर रही थी कि उसको देखेंगे, सोचेंगे। आज सुबह उसका मैसेज आया, अब क्या सोचना, रहने दो। बस बताइए। तो ये तो व्यक्तिगत रूप से, और ये हम जान, और हमारी दर्शक भी जानते हैं, उनके भी अपने सगे संबंधी स्वयं के परिवार में ये सब हो रहा होगा। और जो मैं दादा की बात से जो सहमत भी हूँ, और मैं दर्शकों को भी, दर्शक भी हमारे होंगे और चिंतित भी होंगे कि ये शायद बानगी भर है, शुरुआत भर है। अराजक तत्वों ने, क्योंकि वो जान गए हैं कि लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से जनता पर वो अपना कब्जा नहीं कम कर सकते, तो अराजकता फैलाकर और अब बदतमीजी करके सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, या सत्ता को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक दुखद बात है, और हमें लगता है सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी और इसका भी इलाज, उचित इलाज करेगी। तो इसी के साथ दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और वीडियो शेयर करें तमाम लोग, और अपने कमेंट्स में जो है हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप अपनी राय हम लोग को कमेंट्स में जरूर दें, आपका कमेंट्स में प्यार मिलता रहता है, हमारी कोशिश रहती है, हम आपसे इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच पुष्कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।